वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। चलिए हम अपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हमने शेयर्स की वैल्यूएशन के मेथड्स किए थे। मेथड्स में हमने पहला किया था नेट एसेट मेथड। तो नेट एसेट मेथड के ही अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उसमें आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 3। सो वी स्टार्ट विद दिस। The following is the summarized balance sheet of X Limited. Equity and liabilities, share capital, 30,000 equity shares, 25,000 equity shares, 20,000 equity shares, 12,500 equity shares। देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स दिए हैं उसमें 4 कैटेगरी के शेयर्स दिए हैं। अभी तक आपने जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे उसमें इक्विटी शेयर एक ही कैटेगरी गिवन थी, लेकिन यहाँ पर 4 जो है टाइप्स के इक्विटी शेयर्स आर गिवन। तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि एक कंपनी के अंदर कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स टाइम टू टाइम अपने इशू करती रहती है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कैटेगरी हो, डिफरेंट कैटेगरीज भी हो सकती हैं। तो अगर डिफरेंट कैटेगरीज हैं उस कंडीशन में कंपनी अपने इन डिफरेंट शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे करेगी? विद द हेल्प ऑफ नेट एसेट मेथड। Then reserves, profit and loss, sinking fund, debentures, current liabilities, assets में what we have given, goodwill, other fixed assets, current assets and preliminary expenses। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। The fixed assets are valued at 16,20,000 for the purpose of the valuation of shares. Goodwill shall be taken at 2 times and average annual profits of the last 3 years, which were 3 lakh, 6 lakh and 7 lakh। ये जो आपको प्रॉफिट्स गिवन है, ये प्रॉफिट्स आपको गुडविल की वैल्यूएशन के लिए है। दो आपको गुडविल की वैल्यू जो है बैलेंस शीट में गिवन है, बट स्टिल यू हैव टू कैलकुलेट इट। तो आप इसे कैलकुलेट करके ही गुडविल की वैल्यू जो है एसेट्स में लिखेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज आउटस्टैंडिंग फॉर द 6 मंथ्स। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ से आउटस्टैंडिंग है। व्हाट इज द rate of interest on debentures? This is 8%. 8% debentures 4 lakh. So 8% into 4, 32,000. 32,000 is the interest on debentures for the 1 year and it is on the 6 months. is pending 6 months का क्या होगा? 16,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में? स्टेप 1 में वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कि हमें नेट एसेट्स में इंक्लूड करनी है। तो गुडविल की वैल्यू देखिए, प्रॉफिट्स आर गिवन 3 लाख, 6 लाख एंड 7 लाख, 1 2 3 ईयर्स प्रॉफिट्स। और ये प्रॉफिट्स देखिए, दीज आर इन इंक्रीजिंग ट्रेंड्स। तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में अगर प्रॉफिट है देन वी कैन अप्लाई वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सो वी कैन यूज वेटेड एवरेज प्रॉफिट हियर। Weighted average profit, we give weights to the profits 1 2 3. The total of weight is 6, then the profit is multiplied with the weight. 3 lakh into 1, this is 3 lakh product. 6 lakh into 2, 12 lakh. 7 lakh into 3, 21 lakh. The total is 3 plus 12 plus 21, this is 36 lakh। weighted average profit, total product 36 lakh divided by 6, so आपके पास weighted average profit आ गया 6 lakh। और गुडविल के लिए आपको बताया है क्वेश्चन में 2 times the average annual profits। ठीक है, 2 times मीन्स 2 years of purchase, डबल करना है। एवरेज प्रॉफिट आपका 6 लाख है, इसका डबल मल्टीप्लाइड बाय 2, तो रुपीज 12 lakh, this is the value of goodwill। now what we calculate? the calculation of good net asset। net asset का फॉर्मूला है net assets is equal to realizable value of assets minus outside liabilities। तो हमारे पास एसेट्स कौन सी गिवन है? गुडविल, जिसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 12 लाख। फिक्स एसेट्स गिवन है 16,20,000। करंट एसेट्स 2,40,000। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट में एसेट्स 15 लाख है, करंट एसेट्स हैं। गुडविल की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो हमें इंक्लूड नहीं करने हैं बिकॉज दीज आर फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू 16,20,000 है, तो हम इसे 16,20,000 लेंगे।
ये आ गया फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में डिवेंचर्स हमारे आउटसाइडर्स हैं, डिवेंचर्स को कर देंगे लेस, माइनस करंट लाइबिलिटीज। और एक आपको क्वेश्चन में बताया है देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 24,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, की एक लाइबिलिटी थी विच इज ऑफ ₹20,000 जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, अगर बुक्स में रिकॉर्ड करने से रह गया है इट डजेंट मीन कि वो लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी तो रहेगी, इट विल रिमेन। ठीक है, तो लाइबिलिटी को भी हम, ये हमारी जो लाइबिलिटी है ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो इसको भी हमने क्या करना है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी माइनस करना है। उसके बाद अगर हम डिबेंचर्स को लेस कर रहे हैं तो डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट 6 मंथ से आउटस्टैंडिंग है, मीन्स पेंडिंग है, कंपनी ने देना था और कंपनी ने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, ₹16,000 उसका कैलकुलेशन अब मैं बता चुकी हूँ आपको। 16,000 ये हमने डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, माइनस करना है। तो ये सारा टोटल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेस करके हमारे पास नेट एसेट्स कितनी आ जाएंगी, 26 लाख। क्लियर। सो ये जो 26 लाख एसेट्स हैं, ये एसेट्स किसके लिए हैं, शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन शेयर होल्डर्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 4 कैटेगरीज में, 4 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर देयर। तो अब वो जो टोटल एसेट्स हैं वो इन सब के लिए अवेलेबल है, लेकिन इन सबको उन नेट एसेट्स में से कितना हिस्सा मिलने वाला है वो डिपेंड करेगा कि इनका पेड अप कैपिटल कितना है, कितना ये पेड अप कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए पेड अप बताया है कि 20 रुपीज ईच, लेकिन पेड अप नहीं बताया, तो इट विल बी अज्यूम्ड एज कि यहाँ पर 20 ही पेड अप होगा। और 20 नेक्स्ट कैटेगरी में 20 का शेयर है लेकिन 16 पेड अप है, थर्ड में 20 का शेयर 10 पेड अप है, देन 20 का शेयर और 8 पेड अप है। तो यहाँ पे हम पेड अप वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि उतना शेयर होल्डर पे कर चुके हैं। तो जितना शेयर होल्डर पे कर चुके हैं उस कैपिटल की रेशियो में हमने नेट एसेट्स का डिवीजन करना है। ठीक है, तो कितना फर्स्ट कैटेगरी ने कितना पेमेंट किया है, 6 लाख का, सेकंड ने 4 लाख का, थर्ड ने 2 लाख एंड 1 लाख। इनका हमने रेशियो लिया, रेशियो आ गया 6:4:2:1। ठीक है, अब इस रेशियो में इस नेट एसेट्स का डिवीजन किया जाएगा। कैसे करेंगे, रेशियो आपको ये तरीका आता होगा, ये मेथड आपने किया होगा। रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, 6+4+2+1 कितना हुआ, 10, 12 एंड 13, टोटल इज 13। तो फर्स्ट कैटेगरी कितने शेयर्स की है, फर्स्ट कैटेगरी है 30,000 शेयर्स की। तो 30,000 इक्विटी शेयर्स को कितना मिलेगा नेट एसेट्स में, कितनी है टोटल नेट एसेट्स, 26 लाख, और रेशियो कितना उनको कितना मिलेगा, 6th पार्ट, 6 छठा हिस्सा, 6/13। मतलब अगर टोटल 13 हिस्से हैं तो उसमें से 6 हिस्से पहली कैटेगरी को मिलेंगे। तो 6 हिस्से कितने आएंगे, 26 लाख के इंटू 6/13, दैट इज 12 लाख। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी को, सेकेंड कितने हैं शेयर्स, 25,000 है, 26 लाख का उसको कितना मिल रहा है, 4 4/13 8 लाख। थर्ड कैटेगरी को 26 लाख इंटू 2/13 4 लाख। और फोर्थ कैटेगरी को 12,500 इक्विटी शेयर्स 1/13, दिस इज 2 लाख। ठीक है, तो टोटल नेट एसेट्स जो थी 26 लाख की नेट एसेट्स ये डिवाइड की गई हैं 4 टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर्स में। और 4 टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर्स में कैसे डिवाइड की गई हैं, उनकी जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल की रेशियो में। पेड अप कैपिटल हमने ले लिया, उसका फिर हमने रेशियो ले लिया, फिर रेशियो से हमने टोटल नेट एसेट्स को रेशियो वाइज हर कैटेगरी को डिवाइड कर दिया कि 26 लाख में से जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको मिलेंगे 12 लाख, दूसरी कैटेगरी को मिलेंगे 8 लाख, तीसरी को मिलेंगे 4 और फोर्थ को मिलेंगे 2 लाख। ठीक है, अब ये तो इन कैटेगरीज को मिल रहे हैं, लेकिन इन कैटेगरीज के फिर जितनी उनको नेट एसेट्स मिली है उस नेट एसेट के बेस पे उस कैटेगरी के शेयर की वैल्यू क्या है ये आपने कैलकुलेट करना है। और ये आपको नेक्स्ट स्टेप 4 में बताया है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या है, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, की जितनी उनकी नेट एसेट्स हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जितने भी उनके इक्विटी शेयर्स हैं उससे डिवाइड करेंगे तो पर शेयर आ जाएगा कि उनको कितनी एसेट मिलेगी।
उनके शेयर पे, तो मीन्स वही उनके शेयर की वैल्यू होगी। पहले शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी थी 20, और उसको कितनी नेट एसेट्स मिल रही हैं 12 लाख। 12 में से 12 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसके कितने हैं 30,000। तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर इज 40,000। सेकेंड का था 16 पेड अप, ठीक है, उसमें 8 लाख उनको नेट एसेट्स मिली हैं। 8 लाख और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उनके कितने हैं 25,000। तो 8 लाख में अगर 25,000 शेयर्स हैं तो एक शेयर को कितना मिलेगा 32 रुपीज। इसी तरीके से नेक्स्ट थर्ड में 4 लाख की नेट एसेट्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 20,000, so the value of share is rupees 20. In the fourth type, 2 lakh is the net asset divided by total number of shares. Total number of shares are 12,500. तो ये आपके पास आ जाएगा ₹16। तो 2 लाख में की नेट एसेट्स में से इस कैटेगरी को पर शेयर मिलता है ₹16, और 16 ही इसके शेयर की वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड। देखिए अभी तक आपको बताया है कि जितना भी आपको करना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में जनरली हम ये मान के चलते हैं कि हमें इक्विटी शेयर्स की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर्स होते हैं, कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उनका डिविडेंड भी होता है। तो यहाँ पे आपको जो एक कंडीशन याद रखनी है वो क्या है, the Companies Act 56 provides a preference share have priority of the repayment of the capital and the arrears of dividend over the equity shareholders। ये आपको पता है, बार बार ये पॉइंट रिपीट होता है कि जब भी कैपिटल का रीपेमेंट की बारी आती है, जब भी कैपिटल कंपनी वापस करती है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर अगर कोई डिविडेंड है, ठीक है, एरियर है कोई डिविडेंड का, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो प्रोवाइड किया जाता है। सो therefore the preference capital and the preference dividend should be deducted while calculating the value of net asset। तो जब भी आपने नेट एसेट्स का कैलकुलेशन करना है, उसमें से आपको प्रेफरेंस कैपिटल और अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड भी आउटस्टैंडिंग है तो वो भी आपने डिडक्ट करना है। उसके बाद जो नेट एसेट्स बचती हैं वो नेट एसेट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं हम। सो सी द इलस्ट्रेशन नंबर 4। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 98। शेयर कैपिटल है 1500 प्रेफरेंस शेयर्स, 25,000 इक्विटी शेयर्स। तो आपको दो टाइप के शेयर्स गिवन है अब, एक प्रेफरेंस शेयर है और एक इक्विटी शेयर है। तो ये आपके बताया है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डिवेंचर रिडम्पशन फंड, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन फंड। और एसेट्स में बताया है गुडविल, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग पार्टली पेड शेयर्स, स्टॉक, डेटर्स में आपको दो कैटेगरीज दी हैं, एक तो गुड है और एक डाउटफुल है। डाउटफुल कितने हैं 20,000। कैश एट बैंक एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमने इंक्लूड नहीं करना। तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बताया है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर द लास्ट 2 years। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड था, प्रेफरेंस डिविडेंड था, वो पिछले 2 साल से एरियर में है, मतलब कि कंपनी ने पेमेंट नहीं की। अब 2 साल का कितना होगा, देखिए यहीं पर कैलकुलेट कर लीजिए। 12% है रेट ऑफ डिविडेंड, कितना है 12%, और कितने पर 1,50,000 पे। 1,50,000 पे 12% से कितना आएगा, ये आएगा आपका 18,000, और 2 साल का कितना हो जाएगा इंटू 2 36,000, ठीक है। 36,000 जो है प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर में है, ये कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 45,000। अब इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस 45,000 है, ठीक है। तो ये जब हमने नेट एसेट्स में एसेट लेंगे, तो एसेट की नेट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 है, लेकिन मार्केट वैल्यू लेनी है हमने, मार्केट वैल्यू आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताई है 45,000। देन आउट ऑफ डाउटफुल डेट्स 80% आर रिकवरेबल, कि जो डाउटफुल डेट्स हैं उसमें से 80% रिकवरेबल है, मतलब मिलेंगे उतने। डाउटफुल कितने हैं 20,000, तो 20,000 का 80,000 ही रिकवर हो पाएगा, यानी कि बाकी बचा हुआ जो
बच जाएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे बैड डेट्स, तो उसको हमने नहीं लेना है। तो इसकी भी कैलकुलेशन कर लेंगे, डेटर्स की भी। देखिए डेटर्स की डाउटफुल कितने हैं, 20,000 के 80%, 20,000 के 80% जो है वो रिकवरेबल है। डाउटफुल टोटल 20,000 थे, 80% को हम रिकवर कर सकते हैं, तो 80% कितना आ गया, 16,000। तो 16,000 हमारे टोटल डेटर्स आ जाएंगे। गुड हमारे पास ऑलरेडी 80,000 है, 16 हमारे रिकवर हो जाएंगे, तो टोटल डेटर्स हमारे पास हो जाएंगे 96,000। तो अब हमें आगे और क्या करना है देखते हैं। अनकॉल्ड लाइबिलिटी, there are contingent liabilities in respect of the following. Uncalled liability on partly paid shares 12,000, एक uncalled liability है 12,000 की, ठीक है। Then on account of bill exchanges counted which is expected to be materialized 10,000, 10,000 का एक बिल है जो कि materialize हो जाएगा, ठीक है। contingent liability which is likely to be materialized, जो एक contingent है लेकिन उसकी होने की संभावना ज़्यादा है, तो उसको भी हम लाइबिलिटी में कंसीडर करते हैं। Then assuming other assets are worth their book value, you are required to value the shares according to the breakup value method, ठीक है। breakup value method यही है आपका नेट एसेट मेथड। नेट एसेट में सबसे पहले हम क्या लेंगे, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो ये अभी बताया मैंने साथ के साथ आपको क्वेश्चन में। गुडविल विल बी टेकन एज इट इज 50,000। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स देखिए आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, गुडविल 50,000 है, फिक्स एसेट्स है 3,50,000, लेकिन आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंड भी दिया है 60,000 का, तो डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। तो 3,50,000 में 60,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो हमारे पास फिक्स एसेट्स कितनी आ जाएंगी, 3,50,000 माइनस 60,000, 2,90,000। इन्वेस्टमेंट हमने मार्केट वैल्यू पर लेनी है, ये हमें मार्केट वैल्यू गिवन है 45,000। स्टॉक एज इट इज 1,80,000। डेटर्स का हमने कर लिया था कैलकुलेशन 96,000। कैश भी गिवन है 40,000। तो ये आ गया हमारे पास फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में हमारे पास डिबेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, ये आपको गिवन है बैलेंस शीट में। डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर गिवन, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। और एक ये जो लाइबिलिटी जो डिस्काउंट की थी, जो कि विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मटीरियलाइज, ये मटीरियलाइज हो जाएगी, तो ये भी हमने इसको माइनस कर दिया लाइबिलिटी कंसीडर करके। तो हमारे पास नेट एसेट्स कितनी आ गई, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद 4,91,000। लेकिन 4,91,000 किसके लिए है, दिस इज फॉर द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन से, फॉर द बोथ कैटेगरीज प्रेफरेंस एंड द इक्विटी। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो है वो रिटर्न करना है, उसको डिडक्ट करना है, और अगर उनका कोई डिविडेंड है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस 1,50,000, ठीक है। और 12% से उसका डिविडेंड भी अभी हमने कैलकुलेट किया था, 2 साल से उसका एरियर में था, तो 1,50,000 और 2 साल से उसका जो डिविडेंड है वो भी देना है, जो कि एरियर में था 36,000। इसके कैलकुलेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 1,50,000 इंटू 12% इंटू 2 ईयर्स का, ठीक है, 36,000 आ गया। तो 1,50,000 प्लस 36,000 इस नेट एसेट्स में से हम पहले किसको दे देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 3,05,000। सो 3,05,000 दिस इज फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, हमें शेयर का वैल्यूएशन करना है। तो वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेट एसेट्स कितनी है उनके पास, 3,05,000, और उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 25,000। तो 25,000 से हमने डिवाइड कर दिया, सो द वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹12.20। दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है टॉपिक, इसमें कुछ थोड़ा सा ध्यान देने वाला जो पोर्शन है वो क्या है, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की आपको क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट कंडीशंस दी होंगी। वैसे तो आप ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड द एरियर ऑफ डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट एसेट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूइंग द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बताने के लिए
सब नॉर्मल कंडीशंस में आप पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उसका अगर कोई डिविडेंड एरियन में है उसको डिडक्ट करते हैं, जो कि अभी हमने इलस्ट्रेशन में किया है सेम, ठीक है। लेकिन कई बार आपको कुछ स्पेशल कंडीशंस दी होती है। स्पेशल कंडीशंस क्या गिवन हो सकती हैं? फर्स्ट, इफ प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। लाइक आपको लिखा है कि सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी देनी है, मतलब डिविडेंड को प्रायोरिटी नहीं देनी। सो in this case, only the preference share capital is deducted from the net asset. The preference dividend is not deducted from the net assets. The balance left after deducting the preference share capital from the net assets is divided by the number of equity shares for calculating the value of each equity share. सिर्फ अगर कैपिटल में ही प्रेफरेंस देनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही जो है वो डिडक्ट करेंगे। उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो किसके लिए अवेलेबल होगा? इक्विटी शेयर्स के लिए। तो यहाँ पर हमें डिविडेंड का फिर कुछ नहीं करना, डिविडेंड की कोई पेमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपको सेकेंड कंडीशन, अगर कोई ऐसी कंडीशन गिवन है, इफ द प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओनली, लेकिन आपको ये कहा है कि सिर्फ उनको डिविडेंड की पेमेंट में प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। इन दिस केस ओनली द प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट एसेट, तो हम सिर्फ डिविडेंड को ही डिडक्ट करेंगे। देन द प्रेफरेंस कैपिटल इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द नेट एसेट, हमने कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल को डिडक्ट नहीं करना। लेकिन यहाँ पर ये नहीं सोचना कि अगर हमने सिर्फ क्वेश्चन में गिवन है कि डिविडेंड देनी है प्रायोरिटी में, तो प्रायोरिटी देनी है डिविडेंड को, ठीक है, प्राथमिकता देनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल नहीं देनी, क्योंकि कैपिटल तो बेसिक चीज है, कैपिटल शुड बी गिवन। तो कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल तो देनी है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी नहीं देनी। तो इस पॉइंट में जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि प्रायोरिटी सिर्फ डिविडेंड को देनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसे बताया है। लेकिन आप पहले डिविडेंड का पेमेंट तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी देनी है। अगर हमने डिविडेंड पहले दे दिया, डिविडेंड को प्रायोरिटी दे दी पेमेंट में, इट डजंट मीन कि हमें कैपिटल नहीं देनी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कैपिटल की पेमेंट में प्रायोरिटी नहीं देनी, प्राथमिकता नहीं देनी, लेकिन कैपिटल देनी जरूर है। देंगे कैसे? फिर उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ ही देंगे। तो जो भी हमारे पास शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है अमाउंट, सबसे पहले हमने क्या करना है? डिविडेंड का पेमेंट दे देना है। पहले प्रायोरिटी देके डिविडेंड का पेमेंट कर दिया। उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाएगा। अगर हम कहें कि इक्वली डिवाइड किया जाएगा तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि इक्वली नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का कैपिटल जो है वो डिफरेंट हो सकता है, पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो हम वहां पर फिर कहते हैं कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन? कि जितना उनका पेड अप कैपिटल है उस पेड अप कैपिटल की रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें आपको और क्लियर होंगी जब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो अगेन आई रिपीट कि यहाँ पर आपको प्रायोरिटी डिविडेंड का पेमेंट में देनी है, लेकिन इट डजंट मीन कि आपको कैपिटल वापस नहीं करनी, कैपिटल करनी है, लेकिन वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ करनी है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ जब आप कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो किस में करेंगे? इक्विटी होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल की रेशियो में, ठीक है। देन इफ प्रेफरेंस शेयर हैव नो प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड, अगर किसी के ऊपर भी कोई प्रायोरिटी नहीं है, देन इन दिस केस नीदर द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नॉर द प्रेफरेंस कैपिटल इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट एसेट। तो ठीक है, प्रायोरिटी तो नहीं देनी, नहीं देंगे। The net assets are divided between the preference shareholders and equity shareholders in the ratio of their capital. तो ये दोनों का मिक्सचर है कि अगर ठीक है दोनों में ना तो हम डिविडेंड को प्रायोरिटी दे रहे हैं ना तो कैपिटल को दे रहे हैं, तो हमने नेट एसेट्स में से किसी को डिडक्ट नहीं करना। तो जितनी भी नेट एसेट्स आएंगी, नेट एसेट्स आर डिवाइडेड बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगेन इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किस रेशियो में देंगे? इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल की रेशियो में देंगे, यानी कि डिविडेंड नहीं देना। फिर प्रायोरिटी नहीं देनी तो डिविडेंड में भी नहीं देनी, तो डिविडेंड का पेमेंट कहीं नहीं होगा, लेकिन कैपिटल जरूर रिटर्न की जाएगी। और कैपिटल कैसे रिटर्न की जाएगी? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनको इकट्ठे दिया जाएगा, लेकिन इकट्ठा देने का मतलब है
कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनकी पेड अप कैपिटल की रेशियो में। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं हम अभी। लेकिन आपको एक और चीज जो ध्यान में रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया, इन 3 कंडीशंस में से कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि उनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेमेंट में देनी है या डिविडेंड की, देन बोथ विल बी गिवन प्रायोरिटी एंड बोथ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट एसेट। तो हम क्या करेंगे, बेसिक रूल लेकर चलेंगे। बेसिक रूल क्या है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को दोनों को हमने डिडक्ट करना है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को हम हमेशा ही प्रायोरिटी देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो बेसिक रूल विल बी अप्लाइड, एंड द बेसिक रूल क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है दोनों को ही प्रायोरिटी देनी है और दोनों को ही नेट एसेट्स में से पहले डिडक्ट करना है। उसके बाद जो नेट एसेट्स हमारे पास बचती हैं, those net assets are available for the equity shareholders। तो इसका हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, illustration 5 है, following was the balance sheet of X Limited as on 31st March 98, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर। देखिए दो टाइप के शेयर्स आपको गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, डिबेंचर्स डेप्रिसिएशन फंड, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, करंट एसेट्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख, मार्केट प्राइस ऑफ विच 90,000, कि करंट एसेट्स जो 7,16,000 की है उसमें 1 लाख की ऐसे इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडेड हैं जिनका मार्केट प्राइस क्या है 90,000, यानी कि 10,000 से कम है उसका मार्केट प्राइस। डाउटफुल डेटर्स ऑफ ₹4,000 आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में हमारे 4,000 ऐसे डेटर्स इंक्लूड हैं जो कौन है, डाउटफुल है, एंड नो प्रोविजन हैज बीन मेड, और उनके ऊपर कोई भी प्रोविजन नहीं बना हुआ, यानी कि ये हमें रिकवर नहीं होंगे, तो ये हमारे डाउट बैड डेट्स हो सकते हैं। Then closing stock of ₹8,000 is not included while it is properly included in the books of company। लेकिन यहाँ करंट एसेट्स में हमने क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिया। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हम करंट एसेट्स में लेते हैं, यहाँ पे करंट एसेट्स में हमने 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं किया, जबकि वो बुक्स में लिखा है लेकिन यहाँ पर लिखने से रह गया, इन करंट एसेट्स में ऐड होने से रह गया। तो यानी कि ये वाली एडजस्टमेंट आपको करंट एसेट्स में करनी है। ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द लास्ट 2 years एंड द प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द लास्ट 3 years इज पेबल। अब आपको दो तरीके के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं, एक तो डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट पिछले 2 सालों से, और प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड पिछले 3 सालों से आउटस्टैंडिंग है, पेबल है, कंपनी ने पे नहीं किया। ठीक है, तो लास्ट 2 years का पहले क्या देखेंगे, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट लास्ट 2 years, लास्ट 2 years का पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। डिवेंचर्स कितना है, 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 लाख पर, 1 लाख पे 5% से कितना होगा 5,000, 5,000 इज फॉर द 1 year एंड इट इज पेबल फॉर द लास्ट 2 years, और 2 साल से पेंडिंग है, तो 1 साल का 5,000 है तो 2 साल का कितना होगा 10,000, तो 10,000 हमारा जो है डिवेंचर्स का इंटरेस्ट दैट इज आउटस्टैंडिंग। और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है लास्ट 3 years से, प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना बनेगा, देखिए 6% 4 लाख पे, 6% 4 लाख पे कितना हो गया 24,000, और 3 साल का कितना हो जाएगा 72,000। ठीक है, तो ये हम अभी इसकी सारी एडजस्टमेंट फर्दर क्वेश्चन में करते हैं। रिमेनिंग एसेट्स आर कंसीडर्ड एट द बुक वैल्यू, और बाकी एसेट्स को आपने बुक वैल्यू पर ही लेना है। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द शेयर्स इफ, और आपको शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कब, आपको 4 कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड द एरियर्स ऑफ डिविडेंड इफ देयर इज एनी इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, सेकेंड कि आप पहला आपको ये बताना है कि प्रायोरिटी है दोनों में, ठीक है, दोनों ही हम लेस कर देंगे। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड द एरियर्स ऑफ डिविडेंड, दोनों में कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो जैसे जैसे कंडीशंस होंगी वैसे वैसे हम ये क्वेश्चन आगे करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में करते हैं, फर्स्ट हमें क्या करना है, नेट एसेट्स का कैलकुलेशन। नेट एसेट्स का कैलकुलेशन के लिए वही फॉर्मूला, नेट एसेट्स इक्वल टू रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। फिक्स एसेट्स हमारे पास गिवन है
6 लाख, देखिए क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स 6 लाख, और ये यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन फंड दिया है 20,000 का। तो 6 फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो 6 लाख माइनस 20,000, तो ये डेप्रिसिएशन लगेगा। ये हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया तो हमारे पास फिक्स एसेट्स कितनी आ गई, 5,80,000। नेक्स्ट हमारे पास आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स गिवन एज 7,16,000, लेकिन आपको उसमें एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट क्या करनी है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी उसकी मार्केट वैल्यू कितनी आपको क्वेश्चन में बताई है, 90,000, मतलब कितना डिक्रीज हुआ है, 10,000। तो ये हमने 10,000 माइनस कर दिया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्योंकि कम हुई है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने नहीं बनाया था, 4,000 का ये बना दिया। क्लोजिंग स्टॉक जो कि एडेड नहीं था, ठीक है, वो ऐड करना है क्योंकि वो हमारी करंट एसेट होता है, तो 8,000 हमने ऐड कर दिया। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 7,16,000 में से ये एडजस्ट करने के बाद आपके पास कितना आ जाता है, 7,02,000, ठीक है। देन डिबेंचर्स, आपने फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस करना है। आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं हमारे पास, डिबेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, और डिबेंचर्स का 2 साल का इंटरेस्ट है 10,000। तो ये आपने डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लिया था 10,000, ये भी हमने माइनस करना है। तो ये सारी एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास नेट एसेट्स कितनी आती है, 9,50,000। अब 9,50,000 जो एसेट्स हैं ये अवेलेबल है, ये किसके लिए है, शेयर होल्डर्स के लिए। बट हमारे पास शेयर होल्डर्स 2 कैटेगरी के बताए हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। लेकिन प्रेफरेंस और इक्विटी में भी आपको कंडीशंस गिवन है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे हम, ठीक है। तो नेट एसेट्स टोटल आ गई है 9,50,000 विच इज अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर्स। कौन से शेयर होल्डर्स, बोथ प्रेफरेंस एंड इक्विटी। तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, preference shareholder have priority as to the payment of capital and the area of dividend if there is any event of liquidation। कि कंपनी का अगर लिक्विडेशन होता है तो उसको दोनों में ही प्रायोरिटी मिलेगी। तो ठीक है, हमारे पास नेट एसेट्स कितनी आई है, 9,50,000। 9,50,000 में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और उनके डिविडेंड को दोनों को हमने प्रायोरिटी दे दी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी, 4 लाख, और डिविडेंड उसका हमने कैलकुलेट किया था 72,000। तो दोनों को लेस कर दें तो हमारे पास कितनी आ गई नेट एसेट्स, 4,78,000। और ये जो 4,78,000 है ये किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कैसे बचा है, क्योंकि टोटल नेट एसेट्स में से पहले हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड को दोनों को प्रायोरिटी दी थी, दोनों को प्राथमिकता दी थी, तो दोनों को लेस कर दिया तो हमारे पास बचता है 4,78,000। अब 4,78,000 डिवाइडेड बाय 3,000 कैसे, आपके पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं, इक्विटी शेयर्स देखिए एज सच दिए नहीं, लेकिन आपको कैपिटल दी है 6 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स 200। 6 लाख डिवाइडेड बाई 200, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 3,000, ठीक है। 6 लाख डिवाइडेड बाई 200, दिस इज इक्वल टू 3,000 टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने थे, 3,000। तो वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 159.33। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड द एरियर्स ऑफ डिविडेंड, कि उसको किसी भी चीज में प्रायोरिटी नहीं देनी, ठीक है। जब किसी भी चीज में प्रायोरिटी नहीं देनी तो हम उसको डिविडेंड नहीं देंगे, लेकिन कैपिटल का पेमेंट करेंगे। कैपिटल का पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले नहीं करेंगे, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ करेंगे। जब इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, उनकी कैपिटल की रेशियो में, ठीक है। तो नेट एसेट्स हमारे पास कितनी है, 9,50,000, और इनकी कैपिटल की रेशियो क्या है, कैपिटल की रेशियो देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स है 4 लाख और इक्विटी शेयर्स है 6 लाख। 4 लाख इज टू 6 लाख, 4:6, 4:6 मीन्स 2:3, 2:3 हो गया। तो प्रेफरेंस शेयर को 2 हिस्से मिलेंगे और 3 हिस्से मिलेंगे किसको, इक्विटी शेयर को। टोटल कितने हैं, 2:3, मतलब 2 + 3 5। तो रेशियो का क्या मतलब है कि अगर 5 हिस्से किए जाते हैं तो 5 हिस्से में से 2 हिस्से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे और 3 हिस्से किसको मिलेंगे, इक्विटी शेयर्स को, ठीक है। तो ये रेशियो जो हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं उसका जस्टिफिकेशन है कि उसका क्या मतलब है। तो
3:2 उनकी कैपिटल की रेशियो आ गई, जो भी आपको मैंने बताई है। हमारे पास नेट एसेट्स कितनी है, 9,50,000। 9,50,000 में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने हिस्से मिलने हैं, 3, ठीक है ना, 3/5 कितना आ गया, 5,70,000। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2/5 कितना आ गया, 3,80,000। यानी कि 9,50,000 को आपने डिवाइड कर दिया, जिसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को नेट एसेट्स मिल रही हैं 5,70,000 और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल रही हैं 3,80,000। तो अब इनको जितनी एसेट्स मिल रही हैं उतने इनके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके हम देख सकते हैं कि उनके शेयर की वैल्यू कितनी है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितनी एसेट्स मिली हैं, 5,70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच वी हैव कैलकुलेटेड 3,000, इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 3,000। तो वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹190। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितनी नेट एसेट्स मिल रही हैं, 3,80,000। तो 3,80,000 और उनके नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, 2,000। तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹190। ठीक है। अब हम देखते हैं कंडीशन थर्ड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली इफ देयर इज एनी इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। कि सिर्फ कैपिटल की पेमेंट में प्रायोरिटी है, बाकी और किसी चीज़ में प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी नहीं है तो अगर डिविडेंड में, हम कहते हैं ना डिविडेंड में प्रायोरिटी नहीं है, तो हमने डिविडेंड का पेमेंट नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो नेट एसेट्स हमारे पास कितनी आई थी, 9,50,000। तो कैपिटल में प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, पहले कैपिटल माइनस कर दीजिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने दे दिया 4 लाख। तो अब नेट एसेट्स कितनी हमारे पास बचती हैं, 5,50,000। तो 5,50,000 नेट एसेट्स फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसके बेस पे इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या होगी, 5,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3,000। सो द वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹183.33। clear? So this is the value of equity share according to the condition number 3, जहां पर सिर्फ हमें कैपिटल की पेमेंट को प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट आपको बताया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रायोरिटी एज टू द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ डिविडेंड। कि डिविडेंड के एरियर्स में प्रायोरिटी है, ठीक है। डिविडेंड का एरियर हम पहले दे देते हैं। नेट एसेट्स कितनी है, 9,50,000। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 72,000, ये हमने पहले दे दिया। अब ये जो बचा है 8,78,000। अब ये 8,78,000 तो है, लेकिन ये सारा का सारा अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं देंगे। ये किस में किया जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन देयर कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कितनी है, 3:2। 3 हिस्सा इक्विटी का है और 2 हिस्सा प्रेफरेंस का है। तो 8,78,000 इंटू 3/5, ये आ गया 5,26,800। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा 8,78,000, 2/5 3,51,200। तो 8,78,000 की हमारे पास नेट एसेट्स थी, जिसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये मिला है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिला है 3,51,200। अब जितनी उनको नेट एसेट्स मिली हैं उसके बेस पे उनके शेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट एसेट्स इक्विटी शेयर्स को कितनी मिली है, 5,26,800। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 3,000। तो इसको डिवाइड कर दिया तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹175.60। ऐसे ही वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर नेट एसेट उनको मिली है 3,51,200 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 2,000 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू ₹175.60। तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस थी। इन 4 कंडीशंस के बेस पे हमने शेयर का वैल्यूएशन किया। और देखिए इन 4 कंडीशन में अगर हम शेयर का वैल्यूएशन करते हैं तो हर बार हमारे शेयर की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आती है, ठीक है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू। Stay safe, stay healthy, and keep smiling always. Thank you very much.